हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। बहुत दिन से आप लोगों को बेसब्री से इंतजार हो रहा था कि अंसारी सर कब आप लोगों के लिए एनडीए 2024 के लिए कंटेंट लेके आएंगे, अपने फिजिक्स को कब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए। अब आप लोगों को प्रॉपर रेगुलर पॉसिबिलिटी भले ना हो, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि हम रेगुलर वे पे हम आप लोगों को कंटेंट और क्वेश्चंस दोनों साथ में लेके आएं और आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। ठीक है, ताकि और दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और इस वीडियो का लाइक करते जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हट के यहाँ से मत जाना वरना बेकार सब सारी मेहनत तुम्हारी खराब हो जाएगी। ठीक है, एकदम बिंदास होकर पढ़ना, एक एक कंटेंट एकदम सुनिश्चित करेगा तुम्हारा सिलेक्शन। गारंटी हमारी, प्रॉमिस हमारी, मेहनत तुम्हारा, सही गाइडलाइन हमारी, सही कदम रखना तुम्हारा। समझ रहे हो? तो आओ बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस कंटेंट को। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? तो हिंदी में हम इसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों भौतिक राशियां। ओ माय गॉड, ये कलर इस पे नहीं दिख रहा। चलो कोई नहीं, ऐसा कलर ले लिया जाए जो इस पे दिखाई दे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले, फिजिकल क्वांटिटीज, जिसे हम कहते हैं भौतिक राशियां। मतलब वे राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही हो सकता है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप पृथ्वी से सूरज की दूरी को, पृथ्वी से सूर्य की दूरी को नापना हो तो रियल मेथड से, तो आप डायरेक्ट मेथड से तो नहीं नाप सकते। इसको कैसे नापोगे? इनडायरेक्ट मेथड से आप मेजर किए होगे। तो जब इनडायरेक्ट मेथड से मेजर करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पर एक व्यक्ति को खड़ा करा दिया इंची टेप लेके और एक को सूरज पे भेज दिया, कह दिया अरे पकड़ रहे ससुरा इंची टेप, हम लोग नापते हैं कितना दूर है ये। ऐसा तो नहीं नापते। तो इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग कुछ चीजें मेजर करते हैं, कुछ चीजें हम डायरेक्ट मेथड से मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर मेजरेबल है तो वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है, यानी कि वो भौतिक राशियां हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेंथ भौतिक राशि है, मास भौतिक राशि है, स्पीड भौतिक राशि है। लेंथ मतलब लंबाई, द्रव्यमान और चाल। ठीक है, लेंथ मतलब लंबाई, मास मतलब द्रव्यमान, स्पीड मतलब चाल। अब अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज है रिप्रेजेंटेशन, कि भौतिक राशियों को निरूपित कैसे करते हैं, यानी भौतिक राशि का निरूपण कैसे किया जाता है। तो किसी भी भौतिक राशि का निरूपण इसी मैथमेटिकल रिलेशन के फॉर्म में किया जाता है। जैसे, और इसमें हर एक टर्म का मतलब क्या है। जैसे P एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी का मतलब कोई भी भौतिक राशि हो सकता है। P लंबाई भी हो सकता है, द्रव्यमान भी हो सकता है, वजन भी हो सकता है, मुक्का भी यानी कि फोर्स भी हो सकता है, स्पीड भी हो सकता है, प्रेशर यानी कि दाब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? एन हमारा न्यूमेरिक वैल्यू, फिजिक्स की भाषा में इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं और हिंदी में मैग्नीट्यूड को बच्चों हम लोग परिमाण कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। वहीं पर यू हमारा करस्पॉन्डिंग यूनिट, यानी कि इस नंबर के रिस्पेक्ट में ये यूनिट लिखी जाती है। यूनिट का मतलब होता है बच्चों मात्रक। ठीक है, मात्रक, कि आपने किस मात्रक से ये मेजर किया है, यानी इसलिए इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग यूनिट। एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए हमने लिया कि टाइम इज इक्वल टू 15 मिनट। तो टाइम हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है, 15 हमारा मैग्नीट्यूड है यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू, अब मिनट हमारा यूनिट है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे इसी सीक्वेंस में, ठीक है, कि यूनिट क्या होता है। लेकिन इस यूनिट से पहले एक दो बातें और समझना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। अब बेहद जो जरूरी हो उसको बताना हमारा परम कर्तव्य होता है। आइए सबसे पहले बेहद जरूरी वाली एक जानकारी आपको देते हैं। जब आप बेहद जरूरी की जानकारी ले लेंगे तो आपको भी बहुत मजा आ जाएगा। ये हम पढ़ा रहे थे, अब इसके बाद आपको बताते हैं एक बेहद जरूरी जानकारी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरीके से तो लिखते हैं, लेकिन एक चीज और होता है। क्या यहाँ पर होता है वो समझो। कि जैसे अगर हम एक बात करें टाइम, अब हमने लिखा था टाइम के रिगार्डिंग 15 मिनट, आपने कहा हाँ सर आपने लिखा था, लेकिन अगर इसी 15 मिनट को हम चाहें तो दूसरे यूनिट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने इसी को लिख दिया 15 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो अब ये किस में बदल गया? इसका यूनिट बदल गया मेरे प्यारे बच्चों सेकंड में। आपने कहा बिल्कुल सही कहा सर आप, कि पहले ये 15 मिनट था, अब ये 15 इंटू 60 सेकेंड हो गया। तो अगर इसको दोबारा लिखें, हम रीराइट कर लें अगर, तो ये 15 मिनट है
आपने कहा बिल्कुल बहुत सही। और इसको इससे गुणा कर लें तो 15 छक्का होता है 90, यानी कि 900 सेकेंड होता है। ठीक है, 900 सेकेंड्स होता है। अब समझ लो कि जब मिनट बड़ा है कि क्या बड़ा है, इन दोनों में बड़ा कौन है, मिनट बड़ा है या सेकेंड बड़ा है? तो तुम लोगों ने कहा कि सर मिनट बड़ा होता है और सेकेंड हमारी छोटी होती है। और ये टाइम क्या है? तो टाइम हमारा एक कोई क्वांटिटी है। बात समझ में आई? तो आप देखो कि जब मिनट बड़ा है तो इसके सामने का ये जो नंबर है और सेकेंड के सामने का नंबर है, तो नंबर में तो अलग अलग फर्क आ गया कि मिनट के साथ वाला नंबर छोटा है, मिनट के साथ वाला नंबर क्या था 15, और सेकेंड के सामने क्या है 900। तो ये सेकेंड वाला नंबर बड़ा है और मिनट वाला नंबर छोटा। ये क्या लॉजिक है? तो ये लॉजिक ये है कि हमने आपको बताया P बराबर होता है N इंटू यू। बताया कि P क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, N है नंबर यानी कि नंबर, और U है यूनिट। तो अगर N और U को आपस में रिलेट करेंगे N बराबर क्या बनेगा बच्चों? P अपॉन U। ठीक है, तो किसी एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए कि अगर P हमारा गिवन है तो उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए N हमारा कैसे रिलेट करेगा U के साथ? तो N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन U। N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन U। और इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर N बड़ा होगा नंबर तो इसके करस्पॉन्डिंग यूनिट हमारी छोटी होगी, क्योंकि N और U यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो जब नंबर बड़ा होगा तो यूनिट उसकी छोटी होगी, और जब नंबर हमारा छोटा होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट हमारी बड़ी हो जाएगी। ठीक, जैसे कि आप देख रहे हो नंबर छोटा था तो यूनिट हमारा मिनट में था, जब नंबर बढ़ गया तो यूनिट हमारा सेकेंड में हो गया। तो ये रिलेशन आप लोगों को याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं कि मात्रक क्या होता है। मात्रक एक इंपॉर्टेंट चीज है, बिना यूनिट के मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी चीज को हम मेजर ही नहीं कर सकते बिना यूनिट के। ठीक है, तो यूनिट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक फैक्टर। तो एक्चुअली में मेजरमेंट एक प्रोसेस है कंपैरिजन करने का। जैसे कि हम अगर यहाँ पर भी देखें, हिंदी में भी अगर आप इस चीज को बेटा ध्यान से देखोगे, हिंदी में भी अगर आप देखो तो हिंदी में भी आपको एक चीज बहुत अच्छे से दिखाई देगा कि मात्रक क्या है। यानी कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मान नियत किया गया है। ठीक है, राशियों के मापन के लिए किए गए इस नियत मान को ही मात्रक कहते हैं। यही चीज आपको अंग्रेजी में हमने समझाया है। क्या लिखा है कि मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। कि किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो कंपैरिजन है ये। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया गया और आप अपने एक रूलर को यहाँ रखा। अब रूलर को रख के आप देखते हो कि इतनी दूर, यहाँ से इतनी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से इतनी की मार्किंग 2 सेंटीमीटर है, यानी कि इतनी लेंथ है सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर लेंथ से आप जब कंपेयर करोगे तो आपको इसके हिसाब से, जैसे ये हो गया मान लो 3, ये हो गया मान लो 4 और ये हो गया मान लो 5, तो इस सेंटीमीटर से जब आप कंपेयर करोगे तब जाके इसका यूनिट मिलेगा 5 यूनिट। और यूनिट का मतलब 5 यूनिट। तो यूनिट का मतलब यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर से आपने कंपेयर किया है तो आप लिखोगे इसी 5 यूनिट को 5 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल में मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, और ये भी कंपैरिजन करने के लिए एक बेसिक रेफरेंस पहले से लोगों ने सेट कर दिया मामला। ठीक है, एकदम प्री सेट। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अचानक से किसी की शादी हो जाएगी, नहीं होगी। पहले क्या होगा, लड़की देखी जाएगी या लड़का देखा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तालमेल बिठाया जाएगा कि हाँ परिवार सही है नहीं सही है। उसके बाद दिन तारीख रखा जाता है, फिर ब्याह होता है। ऐसा तो नहीं कि ऐसा है बस कर लो और तुमने कर ली, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, वो चाहे लव मैरिज हो या चाहे अरेंज मैरिज हो। लव मैरिज में भी लोग एक दूसरे को बहुत लंबे अरसे से जान रहे होते हैं या कुछ टाइम पहले मिले होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तालमेल बनाते हैं, उनको लगता है कि नहीं वी आर कंपैटिबल टू ईच अदर, आवर मेंटेलिटी इज सिमिलर, हम एक जैसा सोच सकते हैं, हम सुख दुख दोनों एक साथ झेल सकते हैं, वी कैन बियर द सॉरो एंड हैप्पीनेस टुगेदर, देन दे ट्राई टू लिव विद ईच अदर, है ना। उसके बाद वो एक डिसीजन लेते हैं। बात समझ आ रही है? तो वैसे ही मेजरमेंट करने के लिए पहले से कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए और उन्हीं रेफरेंस स्टैंडर्ड को हम लोग यूनिट कहते हैं और ये रेफरेंस स्टैंडर्ड कंपैरिजन करने के काम आते हैं। बात समझ आ गई? तो मेजरमेंट इज अ बेसिकली मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन।
by some well defined reference standard. That reference standard is called as unit. क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में मेरे प्यारे बच्चों। तो जब इसी सीक्वेंस में हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप। ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी जो हैं ये कितने टाइप की होती हैं। तो भौतिक राशियां हमारे कितने प्रकार की हैं, तो बेटा दो अलग अलग पैरामीटर डिसाइड करता है कि भौतिक राशियां हमारे कितने प्रकार की होंगी। ठीक, एक पैरामीटर कहता है कि दो प्रकार की होती है, फंडामेंटल और डेराइव्ड। दूसरा पैरामीटर कहता है कि दो तरीके की होती है, स्केलर और वेक्टर। इन सब के अलावा भी एक भौतिक राशि होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री। हिंदी में इसे पूरक कहते हैं। फंडामेंटल को हिंदी में मूल राशि कहते हैं, डिराइव्ड को हिंदी में व्युत्पन्न राशि कहते हैं, स्केलर को हिंदी में अदिश राशि कहते हैं, वेक्टर को हिंदी में सदिश राशि कहते हैं, अब सप्लीमेंट्री को हिंदी में पूरक राशि कहते हैं। तो जनरली दो डिफरेंट पैरामीटर से डिसाइड होता है राशियों का निर्धारण, यानी फिजिकल क्वांटिटीज का टाइप्स। ठीक है, अब हम इसी सीक्वेंस में और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि फंडामेंटल, और ये फंडामेंटल पैरामीटर 1 से रिलेटेड है। तो फंडामेंटल को हिंदी में कहते हैं बच्चों मूल राशियां। ये मूल राशियां होती क्या हैं, इनको मूल क्यों बोला गया, इसलिए इनको फंडामेंटल बोला गया। हमेशा आदमी कहते हैं ना कि अपने लाइफ का फंडा क्लियर रखो, बड़ी आसानी होगी। वैसे ही फिजिक्स का फंडा क्लियर तब होगा जब तुम्हें फंडामेंटल राशि पता होगी, वरना समझ लो तुम्हारी वाली राशि तुमको छोड़ के भाग जाएगी किसी पूंजीपति के साथ। समझ रहे हो? अब वो पूंजीपति तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है, तो मामला ये भी है। तो फंडामेंटल का मतलब कि ये फिजिक्स की वो ऐसी क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, यानी वे राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो यहां पर केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। कितनी? 7। देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है बच्चों, जैसा कि यहां सब हमने बता दिया कि दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि वे राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियां, मूल राशियां कहते हैं। और यहां पर केवल कितनी होती है बच्चों? देयर आर ओनली 7 क्वांटिटीज, केवल ये 7 प्रकार की होती है। कौन 7 हैं ये? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 के बारे में बात कर लेते हैं। एक होता है बेटा लंबाई, लेंथ को हम क्या बोलते हैं? लंबाई। अब ये लंबाई चलो हमने लिख दिया। मास को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। ठीक, द्रव्यमान। टाइम को क्या बोलते हैं? समय। टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? ताप। ज्योति तीव्रता को क्या बोलते हैं? करंट, इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में? विद्युत धारा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बोलते हैं ज्योति तीव्रता। ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं बेटा ज्योति तीव्रता। ये वो वाली ज्योति नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये अलग है। ठीक है, ये है ज्योति तीव्रता। और उसके बाद है बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा पदार्थ की मात्रा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब इनके यूनिट्स क्या होते हैं? लंबाई को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मेजर करते हैं, समय को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन या डिग्री सेल्सियस दोनों में मेजर करते हैं। केल्विन के अलावा हम किस और में मेजर करते हैं? जनरल अगर रीडिंग की बात करूं तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों में नापते हैं। लेकिन जो बुखार हमारा है शरीर का, इसको हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं। फीवर बॉडी का, जो डॉक्टर गए, डॉक्टर के पास, सर हमारी तबीयत बहुत खराब है, शरीर में एकदम आग लगी पड़ी है, कहता है, देता है ऐसे कुछ, ठीक, ठोकता ठाकता है थर्मामीटर, ऐसे ऐसे हिला के मुंह के अंदर भी डाल देता है। नहीं तो कहता है आर्मपिट में लगाओ। अब आर्मपिट में हम लोग ऐसे दबा के अपना बुखार नपवा रहे होते हैं, यस और नो। उसके बाद ऐसे लेता है, ऐसे देखता है कि मरकरी उसके अंदर वाला कितना दूर गया, कहता बहुत तेज बुखार है तुमको, 98 डिग्री सेल्सियस। ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, 99 हो गया है, 100 डिग्री है भाई। अब 100 डिग्री का मतलब ये नहीं है सेंटीग्रेड में, ना ना ना, ये कल्पना मत करना। 100 डिग्री सेल्सियस पर आप बेटा पानी खौल रहा होता है। तुम सोचो कि अगर उस खौलते हुए पानी में तुमको गिरा दिया जाए तो क्या होगा? खत्म मामला। तो सोचो कि अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो हमारे शरीर के ब्लड क्या होंगे? शरीर के अंदर पानी है भाई 70%। ये पानी खौलने लगेगा, उबाल मार रहा होगा, आदमी जिंदा ही नहीं बचेगा। 100 डिग्री तो दूर की बात, उससे पहले निपट लेगा। ठीक है, तो ये जो फीवर हम लोग मेजर करते हैं ये फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं।
लेकिन टेम्परेचर का एब्सोल्यूट यूनिट जो बनाया गया मेजर करने के लिए वो होता है केल्विन। ठीक है, अब बाकी डिग्री सेल्सियस में भी हम लोग मेजर करते हैं। तो केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इन तीनों में अपना एक रिलेशन होता है और ये रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे हीट टेम्परेचर में, हीट एंड टेम्परेचर में। ठीक है, अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ये क्या टर्म है? तो कोई भी जलने वाली ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिसको हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं, तो किस दीप्त वस्तु से, जैसे मान लो दो अलग अलग कंपनी के आपने बल्ब खरीदा, एक फिलिप्स का था, एक सूर्या बल्ब था, दोनों को सेम वोल्टेज से हम ऑन कर रहे हैं, फिर भी एक की रोशनी ज्यादा है, एक की रोशनी थोड़ी डिम है। तो इसका मतलब कि जिसमें रोशनी ज्यादा है उसकी ज्योति तीव्रता अधिक होगी और जिसमें रोशनी डिम है उसकी ज्योति तीव्रता कम होगी। तो आई होप कि आपको ज्योति तीव्रता का टर्म समझ आ गया होगा। पदार्थ की मात्रा, भाई एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, तो किस क्वांटिटी में कितना पदार्थ है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर से कोई चीज बना है, उसको हम मेजर करते हैं मोल में। ठीक है, बात समझे? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में। ये तो फंडामेंटल की बात हो गई। अब डेराइव्ड क्या होता है, व्युत्पन्न राशियां क्या हैं? तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हैं जिनको हम लोग मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं। किसकी सहायता से? मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दीज आर डेराइव्ड बाय यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं उन्हें हम डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम बात कर लें तो जैसे मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, यानी कि अंग्रेजी में इसको लिखेंगे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। दूरी क्या है? दूरी एक प्रकार की लंबाई है और समय एक प्रकार, समय तो समय है, तो दूरी एक प्रकार की लंबाई है और लंबाई हमारी मूल राशि है, समय हमारी मूल राशि है। तो समय और लंबाई दोनों की सहायता से हमारा चाल प्राप्त होता है। बात समझ आ रही है कि चाल हमारा किससे निकलता है? चाल का जनरल फार्मूला आपने 9th क्लास 6th क्लास उससे पहले भी पढ़ लिया होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी लंबाई को कहते हैं, तो लंबाई और समय दोनों ही मूल राशियां हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से हमारा चाल प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब कि चाल हमारा व्युत्पन्न राशि है, डेराइव्ड क्वांटिटीज है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा ये सब सुन के, आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये सब। और अगर समझ आ रहा है तो इस वीडियो पर प्यार दिखाइए, मोहब्बत दर्शाइए, हम आपके लिए कंटेंट लेके आते रहेंगे। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं और ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि हम हैं, कहते हैं ना, जब अंसारी सर इज हियर तो काहे का फियर। अरे कौनो चिंता ना करो, हम बानी ना, सब करा देंगे। चलो अब बात करते हैं बेटा, हमने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियां के अलावा दो राशियां मतलब एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती है जिन्हें हम पूरक राशियां कहते हैं। ये पूरक राशियां केवल दो होती हैं, एक होता है समतल कोण और एक होता है घन कोण। अंग्रेजी में बोले तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। जनरली हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आपने 9th क्लास में 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। ये जो साइन के बगल में 30 डिग्री, साइन के बगल में 40 डिग्री, कॉस के बगल में 45 डिग्री, ये सब देखा। ये 45 डिग्री क्या है? ये कोण है, और ये कोण नॉर्मल प्लेन एंगल है। क्योंकि ये प्लेन एंगल क्यों है? क्योंकि ये ट्राइंगल से बनता है। ट्राइंगल एक प्लेन सरफेस है, एक ट्राइंगल जो है एक प्लेन फिगर है, ये 3D फिगर नहीं है। तो इसलिए वहां जो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 360, 270, 224, 120 जो भी पढ़ते थे, 135, 150, ये सारे एंगल प्लेन एंगल हैं। अब प्लेन एंगल का जनरल फार्मूला हमारा क्या होता है बच्चों? चाप बटे त्रिज्या। ये डिफाइन किया जाता है वृत्त की सहायता से। किसकी सहायता से? वृत्त की सहायता से। समझ में आ रही बात कि वृत्त ये किससे डिफाइन किया जाता है? तो ये डिफाइन किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों वृत्त की सहायता से। तो प्लेन एंगल हमारा क्या होता है? वृत्त के केंद्र पर बना कोण समतल कोण कहलाता है। वैसे ही घन कोण भी होता है, सॉलिड एंगल जिसे कहते हैं। किसी स्फेयर को ले लो, तो सॉलिड एंगल को जब डिफाइन करना है तो हमको स्फेयर लेना पड़ता है, गोला लेना पड़ता है। तो गोले के केंद्र पर गोला का सरफेस, सतह जितना कोण बनाता है उसे हम घन कोण कहते हैं। तो सॉलिड प्लेन एंगल का फार्मूला हमारा होता है चाप बटे त्रिज्या। क्यों?
क्योंकि वृत्त के अंदर, वृत्त हमारा जो है, अगर हम आपको सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करें मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर एक सर्कल ऐसे मान लो थोड़ी देर के लिए, ये हमारा सर्कल है और ये सेंटर है, और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये सर्कलवा जो है यहाँ से लेके, ये कलर दिख नहीं रहा, यही कलर लेना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोई चाप है, और ये यहाँ पर एंगल बनाया इतना, ये एंगल बनाया थीटा, तो ये थीटा, ये रेडियस हो गया। तो ये थीटा कैसे निकलेगा? ये थीटा इस फार्मूले से निकलेगा। अब देखो, चाप भी एक तरीके की लंबाई है और रेडियस भी एक तरीके की लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक मीटर, रेडियस का मात्रक मीटर। अब मीटर को मीटर से डिवाइड करेंगे तो कोनो यूनिट नहीं बचा, यूनिटलेस। फिर भी समतल कोण का यानी कि एक यूनिट होता है जिसे हम लोग रेडियन कहते हैं। यही मारे इस ससुरा अलग रखा गया है, न इसको सदिश की कैटेगरी में रखे हैं, न अदिश के कैटेगरी में रखे हैं, न मूल राशि में रखे हैं, न व्युत्पन्न में रखे हैं, इसको पूरक में डाल दिया गया। ठीक है, क्योंकि इसका कोनो यूनिट होता ही नहीं, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, बेफिक्र रहो एकदम। नहीं होने का मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्लेन एंगल कि किसी अगर, तो ये जनरल फार्मूला है। अब अगर हम कंप्लीट एंगल की मेरे प्यारे बच्चों बात करें, कंप्लीट एंगल का मतलब पूरा कंप्लीट एंगल, तो इसके पूरे इस सेंटर पर कितना एंगल बनेगा? तुमने कहा कि अगर सर इसको पूरा हटा दिया जाए ऐसे थोड़ी देर के लिए और पूरे सर्कल के सेंटर पर एंगल की बात की जाए, तो ये हमारा अगर सर्कल है और ये रेडियस है, पूरे इसके सेंटर पर कंप्लीट एंगल निकाला जाए, तो ये अगर इसकी रेडियस आर है तो चाप हमारा सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आर और डिवाइडेड बाई आर, तो आर से आर काट देंगे तो 2 पाई आ जाएगा। तो यानी कि कंप्लीट प्लेन एंगल की जो वैल्यू है वो हमारी 2 पाई रेडियन होता है। कितना? 2 पाई रेडियन। ठीक, और इसी 2 पाई रेडियन को हम 360 डिग्री भी कहते हैं। इसी 2 पाई रेडियन को हम लोग 360 डिग्री भी कहते हैं। तो ये तो था प्लेन एंगल की बात। सॉलिड एंगल में क्या है? सॉलिड एंगल में भी ऐसा ही है कि अगर एक सरफेस स्फेयर का, उस गोले का सरफेस, उसके सेंटर पर जितना एंगल बनाएगा उसे सॉलिड एंगल कहेंगे। तो गोले का सरफेस का मतलब हो गया सरफेस एरिया। अब अगर थोड़ी देर के लिए हम इसको सरफेस, वैसा इसको ना स्फेयर मान ले, थोड़ी देर के लिए हम इसको क्या मान ले? स्फेयर मान ले कि ये इसके, ये सरफेस है, ये इसका सरफेस है, और इस छोटे से सरफेस का एरिया कितना है? इस छोटे से सरफेस का एरिया है डेल्टा ए और इसकी रेडियस आर। तो इसका सरफेस यहाँ पर जो एंगल बनाएगा, इस एंगल को हम लोग घन कोण कहेंगे। और इस घन कोण को प्रदर्शित करने के लिए जिस सिंबल का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, इस सिंबल को हम लोग ओमेगा कहते हैं। इस सिंबल को ओमेगा कहते हैं। आपने पढ़ा होगा ओमेगा, कुछ ऐसा सिंबल भी लाइक दिस, लेकिन ये ओमेगा रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, और ये ओमेगा कई सारी चीजों को डिफाइन करता है। ये कोणीय वेग को भी बताता है, कोणीय आवृत्ति को भी बताता है। अंग्रेजी में बोले तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और सॉलिड एंगल तीनों को डिफाइन करता है। ठीक है, हिंदी में बोले तो ये हमारा घन कोण को भी डिफाइन करता है, ये कोणीय आवृत्ति को भी डिफाइन करता है, कोणीय वेग को भी डिफाइन करता है। कोणीय वेग और कोणीय आवृत्ति दोनों ही सेम है, इनके बस दो अलग अलग नाम है। जैसे घर में कोई बबुआ पैदा होता है तो पैदा होने के बाद दादा ने नाम रख दिया, अरे हमारे घरे मुन्ना हुआ है। अब मुन्ना, वो मुन्ना कह रहे बाबूजी, अब जिनका वो बेटा है, बेटा पैदा हुआ, जिनका भी वो लड़का है, तो इसका नाम अपन यश रखते हैं। मुन्ना ही बना यश। मम्मी कह रही नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, इसका नाम हम शुभांकर रखते हैं, और उन्होंने शुभांकर रख दिया। तो एक ही लड़का जो पैदा हुआ, दादा के हिसाब से मुन्ना है, बाबूजी के हिसाब से, अभी कुछ बताया था हमने, मम्मी के हिसाब से शुभांकर हो गया। ठीक है ना? हाँ, बाबूजी के हिसाब से यश, मम्मी के नाम से शुभांकर हो गया, वही मुन्ना। तो वैसे ही समझ लो कि कोणीय फ्रीक्वेंसी मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी सिमिलर टर्म होते हैं। तो बेटा यहां पर हम बात कर रहे थे सॉलिड एंगल, अभी हम पहुंच गए सिंबल पे। तो सिंबल, एक फिजिक्स में एक सिंबल कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए सरफेस एरिया है, यहाँ पर छोटा सा कोण बनाया कोई ओमेगा, तो मान लो ये डेल्टा ओमेगा बना, ये सॉलिड एंगल है। तो ये डिफाइन होता है इस फार्मूले से कि सरफेस एरिया यानी कि सतह का क्षेत्रफल बटे में रेडियस का स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर। तो सतह कितना है? डेल्टा है, और रेडियस का स्क्वायर। इस फार्मूले से ये ओमेगा की वैल्यू डिफाइन होती है।
अब अगर हम स्फेयर की बात कर ही रहे हैं तो अगर हम पूरा स्फेयर ले लें, क्या बोला हमने कंप्लीट स्फेयर की बात कर ले, कंप्लीट स्फेयर। तो जब हम बाबू कंप्लीट स्फेयर ले लेंगे ऐसे, अरे गोला बन जा भाई, लो कंप्लीट स्फेयर, ये हमारा कंप्लीट स्फेयर है और ये इसका सेंटर है। तो कंप्लीट स्फेयर के सेंटर पर जो हमारा सॉलिड एंगल बनेगा बाबू, सोचो अब गोले के लिए हम कैसे सरफेस पूरा दिखा दें, नहीं दिखा सकते। ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ये मान लो थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि ये जिस गोले मतलब जो स्फेयर ड्रॉ किया है उस स्फेयर का एक छोटा सा सरफेस है जो हमने काट के निकाल लिया बाहर से, और ऐसे ऐसे बहुत सारे सरफेस जोड़ के हम गोला बना सकते हैं, और ये इसकी बाउंड्री है। इस बाउंड्री लाइन को अगर हम पकड़ के सेंटर पे ऐसे ज्वाइन करेंगे, दिख रहा है वो, पहले ये भी तो जरूरी है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। अगर ये इसके ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री लाइन को समझ रहे हो ना, इस बाउंड्री लाइन को पकड़ के सारा ऐसे इसके सेंटर पे ज्वाइन करें, हर लाइन को पकड़ा हमने, अब पकड़ के इसके सेंटर पे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा गोल गोल, इसी एंगल को घन कोण कहते हैं। और ये घन कोण बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये पूरा सरफेस एरिया, ये पूरा करिया बोर्ड, समझ में आया। तो वैसे ही ये कंप्लीट सरफेस एरिया के लिए जब हम स्फेयर की बात करेंगे तो स्फेयर के केस में बेटा कंप्लीट जो सरफेस एरिया है, यानी कि सरफेस एरिया, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों 4πr²। और जब सरफेस एरिया को रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, रेडियस के स्क्वायर से, तो r² कैंसिल, तो क्या बचा, आपने कहा सर 4π बचा। तो इसके सेंटर पर एग्जैक्टली 4π स्टेरेडियन का कोण बनेगा, कितना, 4π स्टेरेडियन का कोण बनेगा। और ये कोण नॉर्मल कोण नहीं है, ये कोण हमारा सॉलिड एंगल है जिसे हम घन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, घन कोण कहेंगे। समझ में आ गया, घन कोण कहेंगे। यहाँ पे कोण में हमने कितनी बार क्या क्या लिख दिया, चलो अब समझ में आया। तो ये हमारा घन कोण हुआ। तो जब स्फेयर का सरफेस उसके सेंटर पे जो कोण बनाएगा दैट इज कॉल्ड घन कोण, और जो सर्कल का सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि उसके केंद्र पर जो कोण बनाएगा उसे हम समतल कोण कहेंगे, जिसे केवल कोण के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पैरामीटर 2। अब पैरामीटर 2 हमारा क्या कहता है, तो पैरामीटर 2 हमारा ये कहता है कि फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। अब स्केलर क्वांटिटीज क्या है, तो स्केलर क्वांटिटीज हमारी वे हैं जिसके पास केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और साथ में तो यूनिट होगा ही होगा। तो हैविंग मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण, फिर से मैं बता दूं बेटा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण, परिमाण का मतलब होता है न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर। यानी कि जैसे अगर लंबाई 10 मीटर दिया है कि लंबाई = 10 मीटर, तो ये 10 हमारा परिमाण है। क्लियर हो गया, चलो, तो इसे ही मैग्नीट्यूड कहते हैं। यूनिट को मात्रक कहते हैं। अब दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े आप लोगों को, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिनके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट हो उसे केवल हम अदिश राशि कहेंगे, स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे दूरी है, चाल है, वर्क डन है, एनर्जी है, इत्यादि बहुत सारी है, ठीक है। अब चलते हैं आगे कि वेक्टर क्वांटिटीज हमारा क्या होता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज के पास 3 चीजें होनी चाहिए। एक, इसके पास मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण भी होना चाहिए। दूसरा, इसके पास डायरेक्शन यानी कि दिशा भी होनी चाहिए। क्या, डायरेक्शन यानी कि दिशा भी होनी चाहिए, वो वाली दिशा नहीं जो तुम्हारे पड़ोस में रहती है। तीसरी कंडीशन ये कि ये फॉलो करना चाहिए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम आपको पढ़ाएंगे वेक्टर वाले चैप्टर में। कहाँ पढ़ाएंगे बच्चों, हम आपको वेक्टर में, वेक्टर एनालिसिस एक चैप्टर, वेक्टर एनालिसिस सदिश विश्लेषण कहते हैं। तो सदिश विश्लेषण जब हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे वहां पे हम आपको लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताएंगे। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए अगर वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो, ठीक है ना। तो सदिश के योग के नियम का पालन करना चाहिए, वो भी पूर्णतः पालन करना चाहिए। सदिश के योग के नियम का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। क्लियर हुआ। अरे यार थोड़ी हमारी ब्राइटनेस कम हो रही है क्या, चेहरे की गुराई एकदम चमकनी चाहिए ससुराल, मतलब अतनी चमके कि तुम्हारा चेहरा मतलब जब अपने आप को शीशा में देखो तो ससुरा हम दिखाई देवे, ठीक है। चलो, तो अब इसमें उदाहरण के तौर पे अगर हम मेरे प्यारे बच्चों बात कर लें तो विस्थापन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा,
ऑल दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। हिंदी में बोले तो विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, ये सब हमारे वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। अब आगे चलते हैं इसी सीक्वेंस में कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मेजरमेंट्स में सिस्टम ऑफ यूनिट्स का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, जिसको हम लोग मात्रक की पद्धतियां कहते हैं। ठीक है, मात्रक की पद्धतियां। ये पहले जमाने में 3 चीजों को केवल मेजर किया जाता था, ज्यादातर वो लेंथ था, मास था और टाइम था। इसके लिए 3 अलग अलग तरीके के सिस्टम काम कर रहे थे। एक एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। ये एमकेएस और सीजीएस सिस्टम को हम लोग फ्रेंच सिस्टम कहते थे। क्या कहते थे? जो एमकेएस और सीजीएस सिस्टम था, जो ये एमकेएस था और जो हमारा सीजीएस, इन दोनों को हम लोग फ्रेंच सिस्टम का नाम देते थे। फ्रेंच सिस्टम इसको कहा जाता था। क्यों कहा जाता था फ्रेंच सिस्टम? क्योंकि ये फ्रांस के इर्द गिर्द वाले देशों में यूज होता था और इसका ओरिजिन फ्रांस था, इसीलिए इन दोनों को फ्रेंच सिस्टम कहते थे। क्या क्या इनमें मेजर किया जाता था? देखो, एमकेएस, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकेंड। तो मीटर लेंथ के लिए होता था, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकेंड। वैसे ही सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। सेंटीमीटर लेंथ के लिए होता था, मास के लिए ग्राम होता था और टाइम के लिए सेकेंड होता था। ठीक है, वैसे ही आया एफपीएस सिस्टम। एक्चुअली में आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारा इंडिया अंग्रेजों का 200 वर्षों तक गुलाम रहा। ठीक, अब तो ब्रिटेन यानी कि लंदन वगैरह में चलता था एफपीएस सिस्टम। तो ये जो एफपीएस है, एफपीएस सिस्टम अंग्रेजों की देन है, तो इसलिए इस सिस्टम को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम का नाम भी देते हैं। कौन सा सिस्टम? ये है ब्रिटिश सिस्टम। समझ गए? ये वो वाला सिस्टम नहीं है जो एक गाना चला है ना, सिस्टम, वो वाला सिस्टम नहीं है, ये ब्रिटिश सिस्टम है। इसमें भी 3 क्वांटिटी मेजर किया जाता था और इस एफपीएस का फुल फॉर्म होता है फुट, पाउंड, सेकेंड। ठीक है, फुट, पाउंड और सेकेंड। सेकेंड मतलब यहाँ पर डॉट जो हमने कर दिया, ये सेकेंड के लिए कर दिया है। फुट लंबाई के लिए होता था, पाउंड मास के लिए होता था, टाइम के लिए सेकेंड होता था। ठीक, बाद में बड़ी दिक्कत हो रही थी विश्व के अलग अलग देशों के स्कॉलर्स को। स्कॉलर्स मतलब विद्वानों को, जो साइंस में रुचि रखते थे। तो कैलकुलेशन अब पता चला, इंग्लैंड वाला जाके फ्रेंच में कैलकुलेशन कर रहा, वहां लंबाई इंग्लैंड में फुट चल रहा है, वहां पे मीटर सेंटीमीटर चल रहा। दिक्कत होएगी, कंफर्म में होगी। यहाँ मास ब्रिटेन वाले पाउंड में मेजर कर रहे हैं, वहां किलोग्राम, ग्राम में चल रहा सिस्टम, तो दिक्कत हो रही थी। तो इस दिक्कत को सुलझाने के लिए साइंस कॉन्फ्रेंस ने एक डिसीजन लिया 1971 में। यार देखो, केवल ये 3 क्वांटिटी से काम भी नहीं चलेगा, कुछ और क्वांटिटीज भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। तब आई हमारी फंडामेंटल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अस्तित्व में, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको हम शॉर्ट में एसआई बोलते हैं। ज्यादातर फिजिक्स के सवालों में मात्रक से रिलेटेड में पूछा जाता है कि बल का एसआई मात्रक बताओ, और हम बल का एसआई मात्रक में बताते हैं न्यूटन। उसके अलावा भी हम ऑप्शन अगर न्यूटन ना दिया हो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हो, तो उसके जगह किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को भी टिक कर देते हैं। तो ये ही है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इसीलिए बनाया गया ताकि किसी भी देश के स्कॉलर को किसी दूसरे देश के स्कॉलर के साथ तालमेल बनाने में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, और हर जगह सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का पालन किया जाए, जिससे कि एक देश के लोग दूसरे देश की गणनाओं को, गणितीय कैलकुलेशंस को आसानी से, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को आसानी से समझ सके। ठीक है, तो इसलिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एडॉप्ट इन जनरल कॉन्फ्रेंस साइंस इन 1971। क्लियर है? और ये एसआई में हमारे सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज आते हैं। क्या आते हैं बेटा? इस सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में ये जितने हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज है, सातों के सातों, ये सारे सातों क्वांटिटी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के हिस्से हैं। लेंथ, मास, टाइम, क्योंकि एमकेएस में 3 था, सीजीएस में 3 था, एफपीएस में 3 था, लेकिन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज को कंसीडर किया गया। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, इन सबको। ठीक है, और इन सब के यूनिट को एसआई यूनिट्स कहते हैं। यानी लंबाई का यूनिट मीटर है, मीटर को हम एसआई यूनिट कहते हैं। मास का यूनिट किलोग्राम है, ये एसआई यूनिट है। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, ये एसआई यूनिट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल है, ये एसआई यूनिट है। क्लियर हो गया? चलो, और इन्हीं यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं और बेस यूनिट भी कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी को केवल फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम से नहीं जाना जाता, जैसे कलुआ ही गोलुआ भी है, ऐसा समझ लो कि नाम तो वैसे उसका राम है, लेकिन घर का नाम लोगों ने कलुआ रखा है। वैसे फंडामेंटल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और इसके यूनिट को बेस यूनिट भी कहा जाता है। बात समझ में आई?
और अगर अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट, अगर हमारा वीडियो आप लोगों तक पहुंच रहा है, बहुत मजेदार तरीके से पहुंच रहा है, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वो जो सब्सक्राइब का बटन है आजकल काला काला बन गया था, उसको दबा देना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। तुम्हारे अंसारी सर तुम्हारे साथ हैं। हमें पता है बहुत सारे बच्चे हमसे नाराज भी होंगे कि सर बहुत दिन से हम आपसे कह रहे थे, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो हमारे एक छोटे से यूट्यूब चैनल पे आए एनडीए पढ़ने के लिए, एयरफोर्स पढ़ने के लिए, और हम एकेडमिक्स बोर्ड और नीट ये चीज़ें दे रहे थे और आके चले गए, लेकिन आपको जाना नहीं था। कहते हैं ना कि तो जब आप पेशेंटली किसी चीज़ का वेट करते हैं उसका फल भी मिलता है। आप वेट कर लेते तो आपको इसका फल मिलता। आप चले गए, आप लौट के आइए, दोबारा से सब्सक्राइब मारिए और पढ़िए हमारे साथ, आपको आनंद आ जाएगा। ये हमारा वादा है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। चलो पूरा निपटा के छोड़ेंगे, मतलब तेरा भाई ऐसे थोड़ी छोड़ेगा। तो ये हमने आपको बता दिया है सब, और हमने आपको बता दिया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल भी। अब हम आपको ले चलते हैं मेजरमेंट में कुछ प्रीफिक्सेज यूज किए जाते हैं, जैसे कि हम आपको अभी यही समझाएंगे, आपको चिंता नहीं करना है। प्रीफिक्सेज यूज्ड इन मेजरमेंट, जैसे कि लेंथ का एसआई यूनिट मीटर है, लेकिन हम लोग किलोमीटर भी तो यूज करते हैं, हम सेंटीमीटर भी तो यूज करते हैं, मिलीमीटर भी तो यूज करते हैं। तो किलो क्या है? ये प्रीफिक्स है जो मीटर के पहले लग गया। सेंटी क्या है? प्रीफिक्स है जो मीटर के पहले लग गया। जैसे समय के लिए कहीं को होता है नैनो सेकेंड, तो नैनो प्रीफिक्स हो गया, सेकेंड हमारा टाइम का ऐसा यूनिट है, और नैनो प्रीफिक्स हो गया जो कि सेकेंड से पहले आ रहा है। तो इन सबको पावर ऑफ 10 में अरेंज करते हैं। कैसे पावर ऑफ 10 में? पहले से प्री डिसाइडेड अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट को आप सभी लोगों को याद रखना होगा। अगर आप इसे याद नहीं रखेंगे तो ये आपके साथ धोखा हो जाएगा, और आपके साथ धोखा हो ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो देखो बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीप्लायर्स और सब मल्टीप्लायर्स हैं। इस साइड वाले बड़े हैं और इस साइड वाले छोटे हैं। ये जैसे कि अगर किलो लग गया मीटर के साथ, तो किलो मतलब मीटर से बड़ा होता है, और अगर वहीं पर इधर के टर्म लगाए जाएंगे तो वो उससे छोटी मेजरमेंट है। तो इधर वाले मेजरमेंट अगर ये प्रीफिक्सेस लगा दिए गए मीटर के साथ या किसी भी एसआई यूनिट के साथ, अगर इधर वाले प्रीफिक्स लगा दिए गए तो वो उस क्वांटिटी की वैल्यू को बढ़ा देगा। अगर ये वाले प्रीफिक्स लगा दिए गए तो वो उसकी क्वांटिटी को कम कर देगा। छोटा होता है ये, ठीक है। और यह भी -18 तक जा रहा है और यहाँ भी +18 तक है। लेकिन क्या आपको सब याद रखना है? नहीं, सारा याद नहीं रखना है, कुछ लिमिटेड याद रखना है जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। जैसे कि आपको याद रखना है डेका। 1 डेका मीटर अगर कहीं दिया है तो 1 डेका मीटर 10 मीटर के बराबर होता है। क्या बोला मैंने? 10 मीटर के बराबर होता है। समझाएंगे अभी। आपको याद रखना है हेक्टो, कि 1 हेक्टोमीटर का मतलब क्या होता है? 1 हेक्टोमीटर का मतलब हो गया बेटा 10⁻²। किलो याद रखना है, किलो का मतलब 10⁻3, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12। आप पेटा एक्सा याद रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं। कॉमन बात क्या है कि यहाँ से 3, 6, 9, 12 बड़ा आसान है याद रखना, कि यहाँ से देखो इनमें सिमिलरिटी, तो इनमें बड़ा सिमिलरिटी है कि सब में पावर 3 बढ़ा हुआ है, और इन दोनों को अलग से याद रख लो, डेका और हेक्टो को। उसी पैटर्न पर यहाँ हमारा आता है छोटे वाले मल्टीप्लायर्स। जैसे मिली से देखो, मिली में -3, माइक्रो में -6, नैनो में -9, पिको में -12। इस फेम्टो को फर्मी भी कहते हैं। फेम्टो को और क्या कहते हैं? इस फेम्टो को बेटा फर्मी भी कहते हैं। फर्मी, ये एटॉमिक लेवल की बातें हैं। ये भी एटॉमिक लेवल में आता है, ये भी एटॉमिक लेवल में आता है, और ये उससे भी, यानी ये सब एटॉमिक लेवल की बात है, बहुत माइन्यूट, छोटी छोटी, ठीक। लेकिन फेम्टो को फर्मी भी कहते हैं। यानी एक फर्मी का मतलब होता है 10⁻−15, ठीक है ना, रेफरेंस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये तीनों, इसमें भी आप ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये भी तीनों में वैसे ही 3 बढ़ोतरी, यहाँ पे -3, -6, -9, -12, ठीक। और ये 2 को याद रखना पड़ेगा, डेसी और सेंटी। डेसी मतलब -1, सेंटी मतलब -2, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद कर लो, और इन तीनों में 3 बढ़ा के याद कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, आसान है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम आपको बड़े आसानी से 1-2 एग्जाम्पल लेंगे, वहाँ हम आपको समझा देंगे। कैसे एग्जाम्पल लेते हैं आप हमारे साथ बने रहिए बस। जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे सामने कहीं टाइम के रिगार्डिंग ये लिखा है कि टाइम में हमारे सामने कहीं लिखा है 1 नैनो सेकेंड। क्या लिखा है? 1 नैनो सेकेंड। तो 1 नैनो सेकेंड का मतलब 1, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9, मल्टीप्लायर ही है ये, और सेकेंड हमारी एसआई यूनिट है।
तो ये हो गया। जैसे ही अगर कहीं लेंथ में लिख दिया आपको कि 1 या 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो 10 हमारा क्या था, 10 तो हमारा 10 है, किलो भी हमारा मल्टीप्लायर है, लेकिन ये बड़ा मल्टीप्लायर है, तो ये किलो के लिए होता है 10 टू द पावर 3, और मीटर हमारा एसआई यूनिट है। ठीक, बात समझ आ गई। वैसे ही यहाँ एक और टर्म होता है जो कि यहाँ पर लिखा नहीं गया है, वो मैं आपको अलग से लिखता हूँ, जो इस वाले में आपको नहीं मिलेगा। एक और चीज होता है, वो होता है मेरे प्यारे बच्चों एंगस्ट्रम। क्या होता है, एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का ये सिंबल है, ये ज्यादातर वेवलेंथ में यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है, वेवलेंथ में। वेवलेंथ मत, जिसको कि हिंदी में हम लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। हिंदी में हम क्या बोलते हैं बच्चों, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य के लिए हम लोग एक एंगस्ट्रम जैसा टर्म यूज करते हैं, और ये एक एंगस्ट्रम जो होता है ये 10 टू द पावर -10 के बराबर होता है, वो भी मीटर में। एंगस्ट्रम बेसिकली एक तरीके से डिस्टेंस का यानी लेंथ में यूज किया जाता है। ठीक है, अब आप सभी लोग सुने होंगे कि आपके सिटी में बिजली उत्पादन हो रहा है। अगर मान लो किसी बिजली उत्पादन, तो बिजली के जो पावर प्लांट होते हैं उनमें एक टर्म होता है मेगावाट। कितने मेगावाट पैदा कर रहा है, तो कोई कह रहा है हमारे वहां तो 1200 मेगावाट की बिजली पैदा हो रही है। तो वाट हमारा समझ लो, ये बिजली, ये वाट जो है पावर की यूनिट है, पावर की एसआई यूनिट वाट है। अब मेगा हमारा मल्टीप्लायर है यानी कि प्रीफिक्स है। मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6। अब वाट हमारा वाट। ठीक है, तो पावर की एसआई यूनिट हमारी वाट है, यानी कि इसको ऐसे लिखा जाता है, और इसको शॉर्ट में हम लोग यानी सिंबॉलिक फॉर्म में खाली डब्ल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो मेगा हमारा प्रीफिक्स है। अब मेगा का मतलब 10 टू द पावर 6। मुझे याद है, आप लोगों को यहां से याद करना पड़ेगा। देखो मेगा का मतलब 10 टू द पावर 6 है, लिखा ना। तो हमें याद है, हम टीचर हैं, आप अभी स्टूडेंट हो, आपको सीखना पड़ेगा, आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अब पूरा वीडियो देखना होगा, तब जाके मजा आएगा। अंधाधुंध फायर करोगे, ढिचकियां ढिचकियां ढिचकियां, एकदम मजा आ जाएगा तुम्हारे ढिचकियां में। ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। ठीक है, समझा। मतलब ये समझ लो कि तुम लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है रात के 12 बजे के बाद। ठीक है, रात के 12 बजे के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ये सब किसके लिए हो रहा है, तुम सब लोगों के लिए हो रहा है, अपने यूट्यूब फैमिली के बच्चों के लिए हो रहा है, जो बहुत दिन से परेशान थे, अंसारी सर कब लेके आओगे, कब लेके आओगे, कब लेके आओगे, एनडीए 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 2024 फर्स्ट वाला। लेके आ गया तेरा भाई, आ गया हूं मैं एकदम। छप्पड़ फाड़ देना है मिलके। तुम लोग बस प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ, यूट्यूब एकदम धुआं धुआं ऐसे ऐसे हम लोग कर देंगे, लहरा के, बलखा के, मटका के। समझ रहे हो। चलो अब आगे चलते हैं। तो प्रीफिक्सेस के बारे में आपको नॉलेज हो गया, बड़ा अच्छा लगा। अब चलते हैं बेटा, यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेज। तो कुछ छोटे छोटे यूनिट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स भी हैं, जैसा कि ये सारे टर्म्स हमने आपको बता दिए हैं फर्मी में, मतलब प्रीफिक्सेस में। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे 1 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 के बराबर, mm -3 के बराबर, माइक्रोन -6 के बराबर, नैनो -9 के बराबर। ये सेंटीमीटर में है, देखना ये सेंटीमीटर लिखा है। एंगस्ट्रम -10 के बराबर सेंटीमीटर में, मीटर में, सेंटी में -8 होगा। फर्मी -15 मीटर। ठीक है ना, ये होता है। इसके बाद मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अलग अलग टर्म है। लाइट ईयर, बेटा ये तो रामबाण है, ये तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एनडीए का, कि लाइट ईयर यूज्ड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। याद रखना, मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। और एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। वैसे पार्सेक, पार्सेक क्या होता है, तो पार्सेक हमारा 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, यानी इससे भी बड़ी चीज है पार्सेक। ठीक है, पार्सेक लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट है, जो कि मीटर में होता है 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। देखो ऑर्डर में भी बढ़ गया, 15 था, यहां ससुरा 16 हो गया। ठीक है ना, तो ऐसा होता है। एंगस्ट्रम क्या है, तो एंगस्ट्रम जो होता है ना बेटा, पार्सेक बेसिकली डिस्टेंट स्टार्स के बीच की मेजर करने वाली डिस्टेंस है। जैसे अर्थ से लेकर सन नहीं, सन से भी कोई दूर अगर कोई स्टार है बहुत दूर, उसके डिस्टेंस को मेजर करेंगे पार्सेक में। अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस को मेजर करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। इसी को लिखा जाता है 1 AU, यानी पृथ्वी से लेकर सूरज के बीच की दूरी 1 AU के बराबर है। AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 टू द पावर -10 टू द पावर 11 मीटर, नॉट माइनस। ठीक है, 11 मीटर। याद रखना ये,
लाइट ईयर रामबाण है, याद रखना 1 पार्सेक 3.26 लाइट ईयर पूछा जाता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर पूछा जाता है, नोट कर लो कॉपी में अपने। अब हम बात करते हैं कुछ यूनिट से रिलेटेड टर्म्स, जैसे फैराडे, इसको बेटा फैराड कहते हैं कि फैराड इनमें से किसका यूनिट होता है। क्वेश्चन है ये, आपके प्रैक्टिस के लिए लिखा हमने। फैराड किसके लिए यूज होता है, फैराड, ठीक है। हिंदी में इसको फैराडी कहते हैं, हिंदी में इसे फैराडी कहते हैं। तो अगर आप लोग क्लास 12th में पढ़े हो, कहाँ, क्लास 12th, तो क्लास 12th में आपको याद होगा कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड होता है। किसका, कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। ऐसे ही आगे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी। इनमें से कौन सा ऐसा दो पेयर ऑफ यूनिट है जो सेम क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ न्यूटन मीटर लिखा है, ये अलग है। क्यों, क्योंकि जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है मेरे प्यारे बच्चों, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फोर्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। न्यूटन मीटर हमारा टॉर्क को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, वर्क डन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, एनर्जी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये सेम नहीं है, अलग अलग है। वैसे किलोग्राम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये एनर्जी को मेजर करने के लिए यानी कि वर्क को मेजर करने के लिए किया जाता है। और यहाँ लिखा वॉट सेकेंड, क्या लिखा, वॉट सेकेंड, ये भी एनर्जी को मेजर करने के लिए किया जाता है। क्यों, पावर के फार्मूले से। क्योंकि बेटा 9th 9th क्लास अगर पढ़ के आए हो तो बड़ा समझ में आएगा कि वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फंडामेंटल यूनिट और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट बनेगा आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और वही पावर का फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहां से अगर वर्क डन निकालोगे तो आएगा पावर इंटू टाइम। पावर का यूनिट होता है वाट, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, ठीक है, तो वाट सेकेंड। तो इसका सही जवाब आपका कि वो कौन सा पेयर है, तो आपने कहा सर ये दूसरा वाला पेयर ही है। दोनों यूनिट सेम क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। आ गया मजा, चमका के छोड़ेंगे एकदम। अब लिखा यूनिट ऑफ एनर्जी इन एमके सिस्टम। एमके सिस्टम में यूनिट ऑफ एनर्जी जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। जूल एनर्जी को ही केवल नहीं मेजर करता, एनर्जी का ही एमके सिस्टम में यूनिट नहीं है, वर्क डन का भी है। और एनर्जी किसी भी टाइप का हो, चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, मतलब कौनो एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, फलाना एनर्जी हो, ढिमकाना एनर्जी हो, कौवा बिरयानी का एनर्जी हो, कौनो एनर्जी हो, उसका ऐसा यूनिट जूल होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अब लिखा है एसआई यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज। तो वर्क फंक्शन जो है ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर है, क्लास 12th में आता है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं लाइट इज अ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, लाइट के पास दो तरह का प्रकृति होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। और ये दोनों बातें आपको क्लास 12th के ऑप्टिक्स में शुरुआत की गई है कि लाइट हैज ड्यूबल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। पार्टिकल नेचर के बिहाफ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया। और यहीं पर एक टर्म आता है वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन एनर्जी का टर्म है, तो इसकी यूनिट एसआई जूल होगी। क्या होगी, जूल होगी, होगी जूल। तो बेटा अब देखो, तो यूनिट एंड मेजरमेंट एक ऐसा चैप्टर है कि जैसे जैसे आप सब्जेक्ट्स में यानी कि कंटेंट ज़्यादा पढ़ते जाओगे वैसे वैसे नई नई क्वांटिटीज़ के बारे में जानोगे। और जैसे जैसे नई नई क्वांटिटीज़ के बारे में जानोगे वैसे वैसे आपको उन क्वांटिटीज़ के यूनिट्स के बारे में पता चलेंगे। तो आपको चिंता नहीं करना है, चिंता चिता के समान होता है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट एकदम धड़ल्ले से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 1 घंटा लग जाए, आपको पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है, एक पार्ट में ना हो सके 2 पार्ट में पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ठीक है। सिलेक्शन की गारंटी हमारी, फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं एनडीए में, सारे हो जाएंगे। और ये कंटेंट केवल एनडीए के कैंडिडेट के लिए है ही नहीं, ये समझ लो, ये एनडीए के साथ साथ जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेसिक कॉन्सेप्ट का काम करेगा। जो सीडीएस की इवेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यही है, आपको दूर जाना ही नहीं है। अगर आप एनडीए और सीडीएस के एस्पिरेंट हो तो आप दोनों लोग देखोगे। यकीन ना हो तो प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लेना तुम, अब प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लेना यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जो हम पढ़ा रहे हैं क्या इनमें से क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं। ना आए हो तो बताना, ठीक है, गारंटी है इधर। अब देखो ऐसे ही एक और सवाल है, फर्मी इज इक्विवेलेंट टू। अभी हम लोगों ने फर्मी लेवल की बात की थी, याद है तुमको, प्रीफिक्सेस में।
और 1 फर्मी, तो फर्मी किससे रिलेटेड होता है बच्चों? आपने कहा 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होगा। ए इज द राइट आंसर। ऐसे लिखा वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, वेबर पर मीटर स्क्वायर ये किसके यहां पर इक्वल है? वेबर पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल है? ठीक है, तो देखो बेटा वेबर हमारा जो होता है ना मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है। अपॉन में मीटर स्क्वायर ये एरिया का होता है। ठीक है, तो देखो मैग्नेट क्लास 12th में जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स का पढ़ते हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है बी ए। ठीक है, बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा। देखो ये यूनिटलेस टर्म है, तो यूनिट की बात हो रही है तो हम केवल इन तीनों को ही देखेंगे, कॉस थीटा को किनारे कर लेते हैं। तो यहां से बी बराबर क्या आएगा? 5b डिवाइडेड बाई ए। इसका यूनिट होता है वेबर और इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इनको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग टेस्ला कहते हैं। ये एलन मस्क वाला टेस्ला नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? आपने कहा सर आप मतलब गजब एकदम अकच्छ मचा दिए। ठीक है, आगे देखो, अब है परिशुद्धता और यथार्थता। लेकिन ये तब पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि पढ़ाएंगे नहीं यार, आखिर ये सब बनाया किसके लिए है? आप ही लोगों के लिए। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 50 लाइक, अब व्यूज जितना पहुंचा पाओ। ठीक है, और जब आप लोग इतना करोगे फ्रीक्वेंटली आपका अगला वीडियो लॉन्च हो जाएगा, यूनिट एंड मेजरमेंट पार्ट 2 फॉर एनडीए एंड सीडीएस फॉर एयरफोर्स ऑल्सो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।